हेलो फ्रेंड। जस्ट सोचिए कि यदि आप ऐसा देखते हैं कि दिए गए पैसेज में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका आपको पर्याय मालूम नहीं है, लक्ष्य भाषा में पर्याय मालूम नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आपके पास तो दो ही उपाय रह जाते हैं, या तो उन शब्दों का आप लिप्यांतरण कर देते हैं, नहीं तो फिर जिन शब्दों का प्रयोग किसी भी खास वाक्य में हुआ है तो उस वाक्य का आप भाव निकाल करके आप भावानुवाद करते हैं। किंतु फ्रेंड, यदि आपके पास शब्दों का भंडार है, हर तरह के शब्द आपके शब्द भंडार में है, चाहे वो विधि से संबंधित शब्द क्यों ना हो, चाहे वो विज्ञान से संबंधित शब्द क्यों ना हो, चाहे वो आपके वाणिज्य से संबंधित शब्द क्यों ना हो, बैंकिंग से संबंधित शब्द क्यों ना हो, हर तरह के यदि शब्द आपके शब्द भंडार में है, तब ऐसी स्थिति में आप काफी काफी कन्वीनियंट फील करते हैं किसी भी दिए गए अनुच्छेद का अनुवाद करने के लिए। फ्रेंड, इस कारण से आप हर दिन कुछ न कुछ शब्दों को अपने शब्दकोश में बढ़ाते चले जाएं। हर तरह के शब्द आप बढ़ाएं, चाहे वो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले शब्द क्यों ना हो, चाहे वो पारिभाषिक शब्द ही क्यों ना हो, हर तरह के शब्द आपके शब्द भंडार में रहने ही चाहिए। अब फ्रेंड, हम लोग चलते हैं, आज का इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड, हम लोग लीगल टर्म्स को लेंगे, अर्थात विधि पर आधारित शब्दों को लेंगे। ये जितने भी हम लोग शब्द लेंगे, सारे के सारे शब्द किसी भी आने वाले हाईकोर्ट अनुवादक परीक्षा के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड, हम लोग सिर्फ शब्द को ही नहीं लेंगे, उसका हिंदी पर्याय ही नहीं लेंगे, साथ ही साथ वे उन तमाम तरह के शब्दों को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, ताकि यदि ऐसा होता है एग्जाम में कि आप शब्द के बारे में जान रहे हैं, शब्द क्या है इसके बारे में आपको पता है, उसका डेफिनेशन पता है, हर तरह से के चीजों से आप पूरी तरह से वाकिफ है, किंतु आपको एग्जैक्ट हिंदी पर्याय नहीं आ रहा है, या जो हिंदी है उसका आपको यह नहीं पता है कि अंग्रेजी पर्याय एग्जैक्टली क्या होता है, तब ऐसी स्थिति में आप भाव अच्छी तरह से निकाल सके और इस तरह से भावानुवाद कर सकते हैं। और भावानुवाद ही तो किया जाना है, और भावानुवाद में आपको किसी भी तरह के मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा। हालांकि ये थोड़ा बेटर होता है यदि आप दिए गए शब्दों का आप एग्जैक्ट आप लक्ष्य भाषा में पर्याय देते हैं तो ठीक है। फ्रेंड, सबसे पहला जो वर्ड हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में लेंगे वो क्या है? प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ कहते किसे हैं? इसे देखिएगा, हिंदी में यहाँ क्या लिखा हुआ? वादी है। इसे ही हम लोग कहते हैं हिंदी में अभियोक्ता भी। ठीक है, वादी, अभियोक्ता या प्लेंटिफ ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ में अदालत में कोई मामला या कोई केस दर्ज करता है। ठीक है, तो उसे हम लोग प्लेंटिफ कहते हैं, मतलब केस दर्ज करने वाला, अर्थात मामला रजिस्टर करने वाला व्यक्ति को हम लोग प्लेंटिफ कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में वादी नहीं तो अभियोक्ता वह कहलाता है। किंतु फ्रेंड, जिसके खिलाफ में केस लाया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, वही व्यक्ति डिफेंडेंट कहलाता है। ये केस जड़ने वाला है प्लेंटिफ, तो ये केस को डिफेंड करने वाला व्यक्ति होता है डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंड मतलब बचाव करने वाला है, बचाव पक्ष है ना। डिफेंडेंट को हम लोग हिंदी में बचाव पक्ष भी कह सकते हैं, ये बचाव पक्ष है। ठीक है, और ये जो है ना, मामला दर्ज करने वाला ये पक्ष कहलाता है। और डिफेंडेंट को हम लोग रेस्पोंडेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये तो केस दर्ज किया है और ये उस केस के प्रति रेस्पोंड करने वाला ये व्यक्ति होता है, इसलिए उसे रेस्पोंडेंट भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? प्रतिवादी या अभियुक्त। यह एक्यूज्ड है। कौन एक्यूज किया? कौन दोषारोपण किया? प्लेंटिफ ने किया। ठीक है, तो प्लेंटिफ वादी हुआ तो डिफेंडेंट प्रतिवादी हुआ। ये दो शब्दों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब फ्रेंड, जो तीसरा जो फ्रेज आप देख पा रहे हैं वो क्या है? इशू नोटिस, नहीं तो इसे हम लोग कहते हैं नोट ऑफ इशू। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जारी सूचना। अब यहाँ पर हम लोगों को यह समझना है कि इशू नोटिस कहते किसे हैं। फ्रेंड, प्लेंटिफ कोई भी मामले को दर्ज करता है कोर्ट में, कोर्ट उसे लेता है और कोर्ट जो है सो डिफेंडेंट के पास एक नोटिस इशू करती है।
ठीक है? उसमें यह पूछती है डिफेंडेंट से कि आपके खिलाफ में एक मामला दर्ज हुआ है, आपका यह मामला कोर्ट क्यों नहीं रजिस्टर करे, कोर्ट क्यों नहीं इस पर अपना जो है सो अपना काम स्टार्ट करे, अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करे। आपके पास जवाब है तो आप जवाब भेजिए, आप रिस्पॉन्ड करिए। प्लेंटिफ के द्वारा जो केस किया गया है उस केस के प्रति आपको रिस्पॉन्स देना है। तब उस तरह का जो नोटिस होता है, जो लिखित जो सूचना होती है, उस सूचना को हम लोग कहते हैं इशू नोटिस। इसको हिंदी में कहेंगे जारी सूचना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब फ्रेंड हम लोग चौथे शब्द के ऊपर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। चौथा शब्द क्या है? एफिडेविट। एफिडेविट को हम लोग हिंदी में कहते हैं हलफनामा, नहीं तो शपथ पत्र। एफिडेविट या हलफनामा या शपथ पत्र किसको कहते हैं? ऑब्वियसली जैसा कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शपथ ऐसा पत्र है, ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा कागज है जिस पर कोई भी व्यक्ति कोई विशेष तरह का शपथ लेता है। ठीक है, शपथ लेता है और यह कहता है कि मैंने जो भी बात लिखा है इस पत्र पर, इस डॉक्यूमेंट पर, इस कागजात पर, वो सारे के सारे सही है। ठीक है, और फिर अंत में वहां पर सिग्नेचर करता है। और वो इन सभी तरह की जो बातें हैं या इस तरह की जो शपथ ली जाती है, वो शपथ है कोई नोटरी के समक्ष में लिया जाता है या कोई ट्रिब्यूनल के समक्ष लिया जाता है, तब उस तरह का जो पत्र होता है, उस तरह का जो शपथ लेने वाला जो पत्र होता है, उसी को हम लोग अंग्रेजी में एफिडेविट कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में हलफनामा या शपथ पत्र कहते हैं। आशा करते हैं कि आप इन चारों ही शब्दों को अच्छी तरह से लर्न कर लिए होंगे। अब फ्रेंड हम लोग अन्य 4 शब्दों पर फोकस करते हैं। अन्य जो शब्द है वह है अपील। ठीक है, अपील किसको कहते हैं फ्रेंड? अपील को हम लोग हिंदी में अपील ही कहते हैं। फ्रेंड, जब कोई भी डिसीजन निचली अदालत में हो गया है, कोई भी फैसले की सुनवाई ऑलरेडी निचली अदालत में कर दी गई है, लोअर कोर्ट में कर दी गई है, लेकिन जिनके खिलाफ में कोई मामला गया है ना, सुनवाई हुई है, जिनके खिलाफ में फैसले लिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, निचली अदालत के द्वारा, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। वह ऊंची अदालत है ना, ऊपरी अदालत में वो जाना चाहता है। उस केस को ऊपरी अदालत में वो संतुष्ट होने के लिए, अपने फैसले को चैलेंज करने के लिए वह ऊपरी अदालत में क्या है कि उस केस को ले जाता है और वहां पर वह निवेदन देता है, तब उसे ही कहते हैं हम लोग अपील। ठीक है ना। यदि वो निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तब वह ऊपर की अदालत में जा सकता है, वहां पर वो अपील कर सकता है। तो दरअसल वो क्रिया जो है ना, उसकी वो जो प्रोसेस है, उसी को ही हम लोग कहते हैं अपील, है ना। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, क्या है? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्यस्थता। ठीक है, जो मध्यस्थता करता है वह आर्बिट्रेटर कहलाता है। ये जो स्थिति, ये भाववाचक संज्ञा है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वादी और प्रतिवादी अर्थात प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, अभियोक्ता और अभियुक्त, वह क्या है कि उन दोनों को लगता है कि जो अदालत की जो प्रक्रिया है काफी लंबी चलने वाली है, हम लोग क्यों ना अदालत के कैंपस से बाहर जा करके हम लोग किसी तीसरे व्यक्ति को, तीसरे पक्ष के समक्ष में हम लोग दोनों मामले को रफा दफा करें। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में वो जो तीसरा जो पक्ष होगा, जो कोर्ट के बाहर उन दोनों के बीच में सुलह कराएगा, तो उस पक्ष को हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर के द्वारा जो काम किया जाता है वही आर्बिट्रेशन कहलाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह शब्द अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आर्बिट्रेशन मींस मध्यस्थता। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड देखिएगा कि इंटरवीनर है, इसे हम लोग ई से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो हिंदी हो गया वह क्या हुआ? हस्तक्षेप करता, हस्तक्षेप करने वाला, मतलब टांग अड़ाने वाला।
मान लिया जाए वादी और प्रतिवादी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में क्या है कि डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन दोनों ही पक्ष जो है सो किसी दोनों के पक्षों के दलीलों से जब कोर्ट क्या है कि कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है, तब ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति आता है जि, जि, अ, अ, जिसके जिसको देख करके कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो केस है उसमें एक नया मोड़ आ सकता है, और और जो है ना फैसले की सुनवाई शीघ्र ही की जा सकती है, तब उस तीसरे पक्ष को उस हस्तक्षेपकर्ता को हम लोग इंटरवीनर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हालांकि ये जो इंटरवीनर होता है वह या तो वादी के पक्ष में जा सकता है या तो प्रतिवादी के पक्ष में जा सकता है ना, लेकिन इसके कारण इस यह एक पोटेंशियल व्यक्ति होता है और इसके कारण से ऐसा हो सकता है कि केस की सुनवाई जल्दी हो जाए, तब ऐसे व्यक्ति को इंटरवीनर कहते हैं। यह कोर्ट के कैंपस में ही यह आता है, इंटरवीनर आता है, लेकिन आर्बिट्रेटर जो होता है वो कोर्ट कैंपस के बाहर बाहर मध्यस्थता मतलब मामले को सलटाने का काम करने वाला यह व्यक्ति होता है। ठीक है, आर्बिट्रेटर। आशा करते हैं दोनों में डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब फ्रेंड नेक्स्ट जो टर्म है क्या है, अटेस्टेशन। अटेस्टेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सत्यापन, है ना। सत्यापन आप जब ग्रेजुएशन क्या है कि जब कर रहे होंगे तब आप एडमिट कार्ड फिल कर रहे होंगे एग्जाम के लिए, तब ऐसी स्थिति में आप जो जो भी फॉर्म फिलअप किए होंगे तब उसको अटेस्टेड करवाए होंगे। जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी होते हैं होंगे उनसे आप अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाए होंगे। अर्थात अटेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी कागजात, कोई भी पेपर्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से जांच करके उसमें कंसर्न्ड अथॉरिटी जो होता है वो अपना सिग्नेचर देता है और उसको अप्रूव करता है। ठीक है, हालांकि अटेस्टेशन सेल्फ भी हो सकता है, स्व सत्यापन भी हो सकता है कि मैं आई हियर बाई सर्टिफाई दैट सो एंड सो, इस तरह से कह करके नीचे में यदि वहां पर सिग्नेचर कर दिया जाता है तब ऐसे डॉक्यूमेंट को हम लोग कहेंगे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। अटेस्टेशन कोई दूसरे भी व्यक्ति कर सकते हैं जो उसके लिए ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो अटेस्टेशन में क्या होता है, कोई भी चीज को पढ़ करके या लिख करके अपना सिग्नेचर दिया जाता है और उस सिग्नेचर को ऑथराइज किया जाता है। ठीक है, पहले से ही ऑथराइज किया जाता है कि फलाना का अगर सिग्नेचर है वहां पर तब इसे मान्य माना जाएगा। ठीक है, तो उस तरह के डॉक्यूमेंट को हम लोग अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कहते हैं और उस क्रिया को हम लोग अटेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं यहां तक भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब फ्रेंड हम लोग अन्य शब्द पर भी फोकस करते हैं, रिट एंड रिट पिटिशन। रिट रिट को हम लोग रिट कहेंगे, नहीं तो फिर इसे हम लोग आदेश भी कह सकते हैं, और रिट पिटिशन को हम लोग रिट याचिका कहेंगे। ठीक है, तब ये यहाँ पर इसको हम लोग इतना ही समझते हैं। हालांकि यहाँ से हम लोगों को समझ में आएगा, देखिएगा दो तरह के रिट्स का मैंने यहाँ पर वर्णन किया है, आप इन दोनों तरह के रिट्स के बारे में अच्छी तरह से समझ लें। फ्रेंड, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है, निषेध, और रिट को रिट कहेंगे, नहीं तो फिर आज्ञा कहेंगे। इस तरह से क्या हो गया, दोनों मिला करके ये जो फ्रेज है, फ्रेज का मतलब हो गया निषेधाज्ञा। फ्रेंड, यह एक ऐसा रिट है, यह एक ऐसा आदेश है किसी भी न्यायालय के द्वारा जिसमें न्यायालय किसी भी खास व्यक्ति को यह आदेश देती है कि वह कोई खास तरह का क्रियाकलाप ना करे। आप सुने होंगे, कई सारे फिल्मों में आप देखे भी होंगे कि जो है सो पुलिस कहती है कि आप जो है सो अपने इस देश को आप छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, या आप कोई खास तरह का क्रिया नहीं कर सकते हैं, आप या कोई विशेष जगह से दूर नहीं जा सकते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का निषेध शामिल होता है इस तरह के रिट में, है ना, और यह अदालत इशू करती है।
अदालत इश्यू करती है और पुलिस क्या करती है कि उस आदेश का पालन करवा करती है। ठीक है? तब इस तरह का जो रिट होता है, जो अदालत के द्वारा इश्यू की जाती है, जारी की जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। दूसरे तरह का रिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे तरह का अदालत का आदेश यहाँ पर क्या है, रिट ऑफ सर्टी और आराई। फ्रेंड, यह एक ऐसा रिट है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसको एक शब्द में नहीं दिया जा सकता है। यह एक ऐसा रिट है जिसमें छोटी अदालत के फैसले को बड़े अदालत में सुनी जाए। ठीक है? तब ऐसे ही रिट को हम लोग कहते हैं रिट ऑफ सर्टी और आराई। ओके फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो बेंच है। बेंच काफी सिंपल सा शब्द है। बेंच का मतलब ऑब्वियसली जजेस का ग्रुप है, न्यायाधीशों का यह समूह है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं खंडपीठ, या सिर्फ हम लोग बेंच से इसे अभिहित कर सकते हैं। ठीक है? बेंच का मतलब खंडपीठ है। अब फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट शब्द को लेकर के चलते हैं। अगला जो शब्द क्या है वह सब जुडिसी है। यह एक लैटिन फ्रेज है। इस लैटिन फ्रेज में हम लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो अंतिम जो शब्द है जुडिसी, इसको जुडिसी पढ़िएगा, न कि आप इसे जुडाइस पढ़ दीजिएगा, या तो आप इसे जुडिस पढ़ दीजिएगा। ठीक है? ये किसी भी लैटिन शब्द के अंत में यदि आप ई देख पा रहे हैं और उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तब ऐसी स्थिति में जो ई है उसको हल्का सा ई पढ़ा जाता है, जिसे हम लोग कहेंगे ह्रस्व ई का स्वर। ठीक है? इसलिए इसको हम लोग इस तरह से उच्चारित करेंगे, सब जुडिसी। उसी तरह से हम लोग देखिएगा बोनाफाइडी, इसको बोनाफाइडी पढ़ेंगे, ना कि हम लोग इसे पढ़ेंगे बोनाफाइड। हालांकि अमेरिकन वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन में हम लोग इसे बोनाफाइड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग बोनाफाइडी ही इसे पढ़ेंगे, इसे हम लोग सब जुडिसी ही पढ़ेंगे। और इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, विचाराधीन। कोई भी मामला, कोई भी केस यदि हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में या तो चल रही है, उस पर अभी तक फैसला नहीं आया है, तब उस तरह के मामले को हम लोग सब जुडिसी कहेंगे दिस केस इज स्टिल सब जुडिसी। ठीक है फ्रेंड, अगला जो फ्रेज है वह है स्टे ऑर्डर। फ्रेंड, मान लिया जाए कि पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है स्थगन आदेश। ठीक है? स्थगित कर देने वाला आदेश जो होता है उसे ही हम लोग स्टे ऑर्डर कहते हैं। मान लिया जाए कि कोई जमीन है, जमीन में एक वादी, ऑब्वियसली प्रतिवादी दो तो होंगे ही, है ना। अब क्या है कि वादी ने इस जमीन पर केस किया, इसके खिलाफ में, प्रतिवादी के खिलाफ में। कोर्ट जो है ना, सो कोर्ट में अभी मामला क्या है, सब जुडिसी है। और जब तक मामला सब जुडिसी है तब तक इस खेत में किसी भी तरह की एक्टिविटीज नहीं चल सकती है, न तो वादी की तरफ से, प्लेंटिफ की तरफ से, न तो प्रतिवादी या डिफेंडेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्टिविटीज नहीं चल सकता है। तब इससे ही हम लोग कहेंगे स्टे ऑर्डर, है ना। इस पर न तो ये घर बना सकता है, न तो इस जमीन का यूज कर सकता, न तो ये इस जमीन का यूज कर सकता है। तब ये जो स्थिति होगी, इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं स्टे ऑर्डर। और यदि इसका उल्लंघन कोई भी करे, तो वादी या प्रतिवादी करता है, तब उसे ही हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहेंगे, वादे के खिलाफ में जाना। ठीक है? हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वैसी स्थिति में भी होता है जब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अदालत में लाया गया है या जो अदालत में आया है, वह कोर्ट के शिष्टाचार के अगेंस्ट में चला जाता है, तब उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या अदालत या न्यायालय की अवमानना कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या है कि अब वह सुओ मोटो, है ना, वह अपने तरफ से उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उस व्यक्ति को पनिशमेंट दे सकती है। ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा कि सुओ मोटो का मतलब क्या होता है। और इसका मतलब होता है स्वतः संज्ञान। ठीक है? मान लिया जाए कि एक बच्चा है और वो बच्चा, उस बच्चे के जो माता पिता है, उन दोनों, मतलब उनके माता पिता के बीच में अब क्या हो गया कि अब हो गया उन दोनों के बीच में तलाक। ऐसे, और बच्चा जो है ना, सो छोटा है, मान लीजिए 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है। जो कोर्ट होगी वह बिना क्या है कि पक्ष और विपक्ष को देखते हुए
बिना प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाए हुए कोर्ट यह काम कर सकती है कि बच्चा जो है वो माँ को दे दिया जाए। ठीक है, वो यदि इस तरह की फैसला सुना दे तब उसे ही हम लोग कहेंगे सुओ मोटो डिसीजन। ठीक है, या सुओ मोटो डिसीजन, स्वतः संज्ञान लिया है बच्चे के प्रति कोर्ट ने। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट जो शब्द को लेंगे वो क्या है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल मतलब जो दिखे, जो स्पष्ट दिखे। संज्ञेय अपराध है ऐसा अपराध जो जो स्पष्ट नजर आवे, उसे ही हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। पुलिस मान लीजिए दुर्घटना स्थल पर पहुंची और पुलिस ने अभियुक्त के हाथ में एक चाकू देखा, है ना, उसे मारते हुए देखी पुलिस, तब क्या है कि पुलिस कहेगी उस अपराध को संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेगी। ठीक है फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, एक्स पार्टी। एक्स पार्ट नहीं इसको पढ़ेंगे, यह भी एक लैटिन फ्रेज है, इसके अंत में देखिएगा ई आ रहा है इसलिए इसको पढ़िएगा एक्स पार्टी। एक्स पार्टी मतलब एक पक्षीय। मान लिया जाए कि वादी जो है वह कोर्ट में आया, लेकिन प्रतिवादी को सूचना दी गई कि अमुक तिथि पर उसे पहुंचना है, लेकिन न तो प्रतिवादी का वकील आया, न तो प्रतिवादी खुद आया उस डेट ऑफ हियरिंग को, सुनवाई के दिन को। तब जो भी मामला, जो भी केस किया गया है वादी के तरफ से, तब अदालत के पास यह अधिकार है कि उस मामले को वादी के पक्ष में कर दे। ठीक है, तब उस तरह की जो स्थिति जो बनती है, उस तरह का जब केस होता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं एक्स पार्टी, है ना, एक्स पार्टी डिसीजन। ठीक है, उस तरह के फैसले को एक्स पार्टी डिसीजन कहेंगे। इसके बाद फ्रेंड देखिएगा डेक्री। डेक्री का मतलब हो गया अंतिम फैसला या निर्णय। फ्रेंड जो ट्रिब्यूनल जो शब्द है, ट्रिब्यूनल को हम लोग ट्रिब्यूनल कहेंगे, नहीं तो फिर अधिकरण इसको कह सकते हैं। यह एक क्या है कि यह भी लगभग जजेस का ही एक कुछ विशेष तरह के अदालत के ऊपर वाले पदों में बैठे हुए जजेस का ही एक समूह होता है, इसे ही हम लोग ट्रिब्यूनल कहते हैं। फ्रेंड जो नेक्स्ट फ्रेज आप देख पा रहे हैं वह क्या है, अल्ट्रा वाइरिस। अल्ट्रा वाइरिस का मतलब क्या है, अधिकारातीत, मतलब अधिकार क्षेत्र से परे। ठीक है, देखिएगा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी मामले की सुनवाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रह करके कर सकती है। ठीक है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन वो ऐसा करती है, तब उस तरह का जो काम होगा, उस तरह के काम को अल्ट्रा वाइरिस कहेंगे। कहने द कोर्ट मस्ट नॉट पास आउट एनी डिसीजन अल्ट्रा वाइरिस। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं इस पर। इसके बाद आप देख पा रहे हैं क्या है, क्वॉश। क्वॉश शब्द का बहुत ही प्रयोग होता है कोर्ट के कैंपस में। इसका मतलब होता है रद्द करना, सिरे से खारिज कर देना, है ना। अब वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ में केस किया, मामला दर्ज कराया, लेकिन प्रतिवादी के खिलाफ में कोई भी विटनेस, कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तब सीधा सीधी क्या है कि कोर्ट क्या कर सकती है, उस मामले को ही क्वॉश कर सकती है। ठीक है, क्वॉश मतलब रद्द कर सकती है। अब फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर अगला जो शब्द हम लोग देख पा रहे हैं वो क्या है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, बिल। बिल का मतलब विधेयक होता है, इसे हम लोग बिल ही कहेंगे, है ना। बिल भी कह सकते हैं, नहीं तो इसे हम लोग विधेयक कहेंगे। जब कोई भी जब कानून बनता है, तब सबसे पहले कानून बनने से पहले जो प्रक्रिया में रहता है वह कानून, तो उसे हम लोग बिल कहते हैं। ठीक है, ये संसद में पास होता है, संसद में रखी जाती है। कोई भी कानून बनने से पहले कोई जो ड्राफ्ट है, कानून का जो ड्राफ्ट है, उसे हम लोग बिल कहते हैं। लेकिन उस ड्राफ्ट पर, उस बिल पर यदि राष्ट्रपति का मुहर लग जाता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तो वही विधेयक या बिल एक्ट में परिणत हो जाता है। एक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिनियम। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट जो वर्ड हम लोग लेंगे वो क्या है, अप्रूव।
फ्रेंड अप्रूव को अनुमोदित करना कहते हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड है और काफ़ी यूज़ होता है इस शब्द का कोर्ट के कैंपस में। इसके बाद फ्रेंड देखिएगा एडॉप्शन एक्ट है। एडॉप्शन का मतलब होता है दत्तक ग्रहण की क्रिया। एडॉप्टेड चाइल्ड मतलब दत्तक का बच्चा कहलाएगा, ठीक है, जिसको लिया गया है, ग्रहण किया गया है बच्चा, बस गोद लिया गया बच्चा को हम लोग कहते हैं एडॉप्टेड चाइल्ड। और एक्ट लगा हुआ है तो ऑब्वियसली अधिनियम हो गया। एडॉप्शन मतलब हो गया दत्तक ग्रहण, और इस तरह से दोनों शब्दों को लेकर के हिंदी पर्याय देंगे तब क्या निकल गया यहाँ पर, दत्तक ग्रहण अधिनियम। इसके बाद फ्रेंड हम लोग यहाँ पर सक्सेसर देख पा रहे हैं। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी आने वाला जो जनरेशन होता है उसे ही हम लोग सक्सेसर कहते हैं, नहीं तो उत्तराधिकारी कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड है यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं गार्डियनशिप एक्ट। गार्जियनशिप नहीं तो गार्डियनशिप एक्ट को हम लोग यहाँ पर हिंदी में कहेंगे संरक्षकता अधिनियम, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये चीज है। आगे देखते हैं कुछ अन्य तरह के भी टर्म्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगला जो टर्म है वह है क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी। क्वाजाई का मतलब होता है अर्ध, और जुडिशियल मतलब न्यायिक, और अथॉरिटी मतलब अधिकारी। ये काफी सिंपल सा था, अर्ध न्यायिक अधिकारी इसका मतलब होता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या है, जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है, और हर एक पुलिस चौकी का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, जुरिस्डिक्शन होता है, और उस जुरिस्डिक्शन में ही रह करके वह काम कर सकता है। दूसरे जुरिस्डिक्शन में जा करके वो अपना अधिकार खो बैठता है ना। इस कारण से जिस अधिकारी को अपने पोस्ट के हैसियत से जितना अधिकार क्षेत्र दिया जाता है उसी अधिकार क्षेत्र में उसे काम करने पड़ते हैं, तो उस अधिकार क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में जुरिस्डिक्शन कहेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देख पा रहे हैं प्रोसीडिंग्स। कोर्ट अपनी कार्यवाही प्रारंभ करती है तब कहेंगे कि द कोर्ट स्टार्ट्स इट्स प्रोसीडिंग्स, ठीक है। प्रोसीडिंग्स को हम लोग कार्यवाही कहते हैं, केस को हम लोग इस तरह से मामला कहेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग आगे और भी कुछ शब्द यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को हम लोग हिंदी में कहेंगे रख रखाव, ठीक है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एक्ट है। मेंटेनेंस एक्ट अर्थात रख रखाव अधिनियम भी हमारे संविधान में है, ठीक है। इनएक्ट, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, इसमें एन लग गया, इसका मतलब यह वर्ब बना रहा है और इसका मतलब हो जाता है अधिनियमित करना, ठीक है। और अंतिम जो शब्द है इस सेशन का वह है कोडिफाई। कोडिफाई को हम लोग कहते हैं हिंदी में संहिताबद्ध करना, ठीक है। एनलिस्ट यदि हम लोग लेते हैं तब इसका मतलब होता है सूचीबद्ध करना, ठीक है, सूचीबद्ध करना। इस तरह से फ्रेंड हम लोगों ने कई शब्द इस वीडियो सेशन में सीखा है। आशा करते हैं सारे के सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे। इन किसी भी तरह से यदि इन शब्दों का प्रयोग आप देखते हैं एग्जाम में के अनुच्छेद में, तब आप उसे अच्छी तरह से डील कर पाएंगे, ऐसी आशा है। फ्रेंड आप हमसे अवश्य जुड़ेंगे। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए गए हैं। फ्रेंड अभी डीआरडीओ का बैच ऑलरेडी चल रहा है, लाइव क्लासेस भी चल रही है, आप अवश्य उससे जुड़े, केवीएस से जुड़े, आप हमसे एएमडी जेटीओ के लिए जुड़े, डीआरडीओ जेटीओ के लिए जुड़े और अपनी भविष्य को सुनिश्चित करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।